हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हमने यूनिट 7 स्टार्ट की हुई थी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम लास्ट वीडियोस में हमारा कर चुके थे फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के। आज हम पढ़ेंगे इसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आरबीआई की। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं। आरबीआई इज मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। इसमें क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। जब आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है तो उसको क्या बोलते हो आप, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हो। इन इंडिया आरबीआई इज अ सोल मॉनेटरी अथॉरिटी विच डिसाइड द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। आरबीआई ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि मनी की सप्लाई जो है वो कितनी होगी इकोनॉमी के अंदर। अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो हम उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं आपके क्वांटिटेटिव, जिसको आप बोलते हो जनरल, और इनडायरेक्ट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा आता है आपके पास क्वालिटेटिव, जिसे हम सिलेक्टिव बोलते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दीज बोथ मेथड अफेक्ट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड थ्रू द सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। देखिए, आपके ये इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी हेल्प से क्या होता है, आरबीआई आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप क्रेडिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारी इकोनॉमी में दो सिचुएशन होती है, एक कौन सी होती है, इन्फ्लेशन की। ठीक है, इन्फ्लेशन, और दूसरी कौन सी होती है, डिफ्लेशन की। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को डील करने के लिए आरबीआई क्या करता है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें क्या करता है, चेंज करता है। इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है, जिसके अंदर क्या होती है, आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, किससे, सप्लाई से। और डिफ्लेशन कौन सी कंडीशन होती है, डिमांड कम होती है, किससे, सप्लाई से। तो इन डिमांड और सप्लाई के बीच में जब इक्वालिटी नहीं होती तो ये दो सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। और इन्हीं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिसकी हेल्प से वो क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती है कि इकोनॉमी के अंदर हमारा जो पैसा है, मनी है, क्रेडिट जो है वो इस तरीके से जाता है कि आपका जो बैलेंस है वो इक्वलाइज हो जाता है इन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आपकी इन्फ्लेशन की कंडीशन और डिफ्लेशन की कंडीशन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डीप में देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। सबसे पहली बात आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, या जिनको हम जनरल टूल्स भी बोलते हैं। Quantitative instruments are also known as a general tool of the monetary policy. These tools are related to the quantity और volume of money. Volume से, quantity का मतलब समझ में आ रहा है ना, volume से related है कि volume मनी को कितना बढ़ाएंगे और कितना कम करेंगे। The quantitative tool of credit control are also known as a general tool of the credit control. They are designed to regulate or control the total volume of bank क्रेडिट इन द इकोनॉमी। टोटल वॉल्यूम कितनी है बैंक के अंदर क्रेडिट की, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है, उसकी टोटल वॉल्यूम को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। दीज टूल्स आर इनडायरेक्ट इन नेचर एंड आर एम्प्लॉयड फॉर इन्फ्लुएंसिंग द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। देखो, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में पैसे को कंट्रोल करते हैं हमारी इकोनॉमी में आने से, तो इसलिए इनको इनडायरेक्ट टूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर बैंक रेट पॉलिसी। क्या है ये बैंक रेट पॉलिसी से मतलब क्या है आपका, बैंक रेट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रेडिट इन कंट्री। द बैंक रेट रेफर टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट बिल एंड prepares of commercial bank and provides advances to commercial bank against approved security। देखिए, एक वो रेट होती है जिस रेट पे क्या करता है, कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, उसको क्या बोलते हो आप, बैंक रेट। या जिस रेट पे कमर्शियल बैंक क्या करता है, रीडिस्काउंट करवाता है अपने बिल्स को, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। It is the standard rate at which the bank is prepared to buy and rediscount bill of exchange or other commercial paper eligible for purchase under the RBI Act. The bank rate affect the actual availability and the cost of the credit. अब जिस रेट पे आप उसको डिस्काउंट करवा रहे हो या जिस रेट पे आप आरबीआई से पैसा ले रहे हो, वो चीज़ अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा कितना आएगा। देखिए, एक क्या है, आरबीआई है, दूसरा हमारे पास क्या है, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जिस रेट से आरबीआई से पैसा ले रहा है, रेट कम या ज़्यादा होने से कमर्शियल बैंक
पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये आरबीआई रेट ज़्यादा कर देती है बैंक रेट, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? कम पैसा ले पाएगी उससे, कम पैसा ले पाएगी तो आगे इकोनॉमी में भी क्या करेगी? कम पैसा दे पाएगी। और अगर आरबीआई क्या कर देता है? रेट को कम कर देता है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? ज़्यादा पैसा ले पाएंगे और आगे इकोनॉमी में भी ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। ठीक है। एनी चेंज इन अ बैंक रेट नेसेसरली ब्रिंग आउट अ रिजल्टेंट चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू द कमर्शियल बैंक, क्योंकि कॉस्ट बदल जाएगी रेट बदलते ही। इफ़ आरबीआई इंक्रीजेज द बैंक रेट देन इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल बैंक बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। वही सेम चीज़ होगी, अगर रेट इंक्रीज कर दी उन्होंने तो क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक कम लेगी पैसा। ठीक है। इट डेटर्स बैंक फ्रॉम फर्दर क्रेडिट एक्सपेंशन एज इट बिकम मोस्ट कॉस्टली अफेयर। मतलब इस टाइम पे अब बैंक्स के लिए क्या हो गया? कॉस्टली अफेयर हो गया कि वो आरबीआई से पैसा लेगी तो उसको ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। Even with the increased bank rate, the actual interest rate for a short-term lending go up checking a credit expansion। लेकिन देखिए अब एक बात होती है, चाहे अब ये इंक्रीज हो भी गई है लेकिन फिर भी एक जो शॉर्ट टर्म के लोन वगैरह के लिए होगा ना, उस लेवल पे आपका जो क्रेडिट है वो एक्सपेंड होता ही रहेगा। लॉन्ग टर्म के लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ। ऑन द अदर हैंड, इफ़ आरबीआई रिड्यूस द बैंक रेट, बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक विल बी ईजी हो जाएगी और चीपर हो जाएगी, और इससे क्या होएगा? क्रेडिट क्रिएशन होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। Thus, any change in a bank rate is normally associated with resulting change in lending rate or the market rate of interest। lending rate क्या होगा और market rate क्या होगा, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे से कितना उधार पे उठा रहे हैं, कितने रेट पे उठा रहे हैं, और आगे दे रहे हैं जब पैसा, उसको कितने रेट पे देंगे तो वो डिपेंड तो करेगा ना। कमर्शियल बैंक आरबीआई से उठा रहा है ज़्यादा पे, तो आगे भी ज़्यादा पे देगा। ठीक है। However, the efficiency of bank rate as a tool of monetary policy depend upon the existing banking network and interest elasticity of investment, demand size and the strength of money market, international flow of the fund etc। और इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है? ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं कि बैंकिंग की पॉलिसी क्या है, बैंकिंग का नेटवर्क कैसा है, इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी है उसकी, डिमांड का साइज़ कितना है, कितनी डिमांड हो रही है, उसकी मनी मार्केट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और इंटरनेशनल फ्लो कितना है फंड का उस बैंक का। ये सारी चीज़ें भी क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। तो देखा जाए तो बैंक रेट एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो है क्वांटिटेटिव, वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है? बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, क्या करते हैं? आरबीआई से लोन लेते हैं या पैसा डिस्काउंट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाते हैं। अगर आरबीआई क्या करती है? आरबीआई क्या करती है? ये जो रेट है, बैंक रेट है, उसको बढ़ा देती है, तो क्या करेंगे कमर्शियल बैंक? वो क्या करेंगे? कम पैसा उधार लेंगे, कम पैसा इकोनॉमी में लेंगे। और ऐसा किस कंडीशन में करना सही रहेगा? इन्फ्लेशन की कंडीशन में। जब आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा तब बैंक कंट्रोल करेगी। क्या करेगी कंट्रोल? पैसा मार्केट के अंदर ना जाए। क्यों? देखिए आपका जो इन्फ्लेशन होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या होता है? डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा होने का मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तभी वो डिमांड कर पा रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ा देगा। कमर्शियल बैंक ज़्यादा उधार नहीं ले पाएगा आरबीआई से। अब ज़्यादा पैसा उधार नहीं लिया तो वो मार्केट में भी उधार कम देगा। अब उधार नहीं देगा मतलब लोगों को जब पैसा नहीं देगा कमर्शियल बैंक, तो क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। पैसा नहीं जाएगा तो धीरे धीरे क्या होएगी? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होते होते एक लेवल कैसा आ जाएगा? डिमांड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी सप्लाई के। तो इसी तरीके से बैंक रेट के थ्रू अगर डिमांड ज़्यादा हो मतलब इन्फ्लेशन हो, तो उस टाइम पे क्या करती है? रेट को बढ़ा दिया जाता है। और अगर डिफ्लेशन हो, डिमांड कम हो, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है? रेट्स को कम कर दिया जाता है ताकि पैसा इकोनॉमी में और ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इस तरीके से क्या करता है आरबीआई? रेगुलेट करता है क्रेडिट को, मार्केट में कंट्रोल करता है। ठीक है। आगे ये कॉन्सेप्ट, अगर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना, आप पकड़ लेते हो, आगे के सारे पॉइंट में ये कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द परचेज एंड सेल ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट। इसके अंदर क्या होता है? ओपन मार्केट में ऑपरेशन किया जाता है सेल और परचेज का। करता कौन है? आरबीआई करता है। किसकी करते हैं? सिक्योरिटीज़ की करते हैं। ठीक है। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड द पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट। द OMO इज़ यूज टू वाइप out shortage of money in money market, to influence the terms and structure of the interest rate and to stabilize the market for government security etc। ये जो टूल है यूज़ करते हो मनी मार्केट के अंदर आप, और किस तरीके से यूज़ करते हो? कोई शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए, ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए। इट इज़ important to understand the working of OMO। If RBI sells securities in the open market, commercial bank and the private individual buy it।
आरबीआई सेल करेगा, सामने वाला क्या करेगा, उसको खरीदेगा। सामने वाला जब उसको खरीदेगा तो उसके हाथ से क्या होगा, पैसा जाएगा। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया जी, सेल किया। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है हमारे पास, बैंक्स हैं या हम इंडिविजुअल हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं। तो हम जब बाय करेंगे तो हमारे हाथ से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो हमारा डिमांड लेवल कम हो जाएगा। तो डिमांड लेवल कम करने की ज़रूरत कब पड़ती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है। और अगर बात किया जाए डिफ्लेशन, जिस टाइम डिमांड कम चल रही है, आरबीआई क्या करेगा जी, इसका जस्ट अपोजिट करेगा। क्या करेगा आरबीआई, अब इन सिक्योरिटीज़ को मार्केट से क्या करेगा, परचेज़ कर लेगा। परचेज़ करेगा, परचेज़ करने का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, पैसा, जो पैसा है ना, पैसा उसको मार्केट में देगा। किसको देगा, बैंक को देगा या फिर इंडिविजुअल। परचेज़ किससे करेगा, इंडिविजुअल से करेगा, बैंक से करेगा, मार्केट से करेगा, और मार्केट में पैसा क्या करेगा, देगा। जैसे ही मार्केट के अंदर पैसा आ जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड क्या होगी जी, बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी, और डिमांड कब बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, जब डिफ्लेशन होता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम डिमांड कम होती है। तो दो सिचुएशन में ओएमओ जो आपका ऑपरेशन चल रहा है ओपन मार्केट के अंदर, वो करता है कौन, आरबीआई। कैसे करता है, परचेज और सेल करके। सेल करता है तो क्या होता है आपका, सेल करने से अभी पीछे बताया था, इन्फ्लेशन जो है वो कम होता है। और परचेज करने से क्या होता है, लोगों के हाथों में पैसा जाता है, और डिफ्लेशन जो है वो उभर के आता है, मतलब कि डिमांड जो है वो उभर के आती है और डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशन इन द रिजर्व रेशियोज़। कुछ रेशियोज़ होते हैं, दो रेशियो हैं यहाँ, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, ये रेशियो क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों के नाम पहली बात आपके लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। बैंक्स को क्या करना पड़ता है, कुछ पार्ट अपने कैश का रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश का कुछ पार्ट, कुछ परसेंट क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। किसको रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है। और दूसरा होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को क्या ज़रूरी है कि वो अपने बैंक के अंदर कुछ लिमिट तक लिक्विडिटी बनाकर रखें। लिक्विड एसेट्स जो इनको आप बोलते हैं, वो अपने बैंक में बनाकर रखें। कभी भी कोई मजबूरी के टाइम पे कोई भी पैसा या ज़रूरत पड़ जाता है तो एकदम से जाए मार्केट में, लिक्विडिटी तो है, कैश तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा बेचते ही, तो वो भी बैंक्स को क्या करके रखना पड़ता है, अपने पास बनाकर रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं आप स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये सीआरआर एसएलआर डिसाइड कौन करता है जी, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, मतलब आपका आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करेगा कि इनकी रेट कितनी होएगी। ठीक है, इनकी रेट को अगर कम कर दिया जाए, परसेंटेज के फॉर्म में होते हैं ये आपके, अगर इनको कम कर दिया जाए, मतलब मैं कहूँ कमर्शियल बैंक के पास 10 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल की बात है, और उसको सिर्फ और सिर्फ 3% 4% सीआरआर रखना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 10 करोड़ का निकाल के 3-4% रख देगा, बाकी बचा पैसा क्या करेगा, नॉर्मली लोगों को देगा। नॉर्मली लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा हाथ में। अब मैं कह दूँ कि सीआरआर की रेट 3-4 से बढ़ा के जी आपको 8 करनी है, फॉर एग्जांपल लगा लो 8 करनी है, मतलब अब क्या किया उसने, पैसे में से 8% तो उसने आरबीआई के पास रख दिया। अब उसके पास तो पैसा कम रह गया भाई, अब क्या करे, लोगों को देने के लिए भी कम है। तो समझ में आ रही है बात। आरबीआई क्या करती है, इस रेट को चेंज करके क्रेडिट को कंट्रोल करवाती है, किसके थ्रू, हमारे कमर्शियल बैंक के थ्रू। तभी तो इन टूल्स को आप देखो इनडायरेक्ट बोला हुआ है, सीधा नहीं हो रहे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो आप, पैसे को कंट्रोल कर रहे हो। कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एसएलआर में भी होता है, इसमें भी रेट चेंज करवा के वो क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब वही बात है, जब रेट कम कर रहे हैं, पैसा मार्केट में ज़्यादा जा रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन सुधार रहा है, पता ही है, हर बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिफ्लेशन को। और अगर हम रेट को बढ़ा रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन को सही कर रहा है, पैसा मार्केट से खींच रहे हो आप, नहीं जाने दे रहे हो, तो वो क्या है, इन्फ्लेशन को कम करेगा। अब इस सारे में मैंने यही आपको चीज़ समझा रखी है, इसको डीप में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसे डीप में पढ़ के देखिएगा। सीआरआर क्या होता है आपका, एसएलआर क्या होता है आपका, और किस तरीके से आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल करती है, इनकी रेट्स को बढ़ा के या घटा के किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब बात आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, जिनको हम सिलेक्टिव टूल्स भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो नोन एज द सिलेक्टिव tools of the monetary policy. These tools are not direct toward the quality of credit and the use of credit. They are used to discriminate between different use of credit. Discriminate करते हैं, भेदभाव करते हैं कि कितना कितना कहाँ कहाँ यूज़ होएगा। मतलब एक बार के लिए ये लगा लीजिए, इन टूल की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि
गवर्नमेंट क्या करे, सॉरी आरबीआई क्या करे, उस सेक्टर में पैसा दे जहाँ पे ज़रूरी है। पता है कि जो सेक्टर पैसा ख़राब कर रहा है या जो ऐसे गुड्स या सर्विस बना रहा है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो वहाँ से पैसे को निकाल दो, वहाँ पे बंदिशें लगा दो पैसे लेने से। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। इट कैन बी डिस्क्रिमिनेट फेवरिंग एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट, असेंशियल ओवर नॉन असेंशियल क्रेडिट सप्लाई। दिस मेथड हैव इन्फ्लुएंस ओवर द लेंडर एंड द बोरोवर ऑफ क्रेडिट। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर, अभी इसको डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे, द मार्जिन रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ द लोन अमाउंट विच इज़ नॉट फाइनेंस्ड बाय द बैंक। इन अदर वर्ड, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लोन विच अ बोरोअर हैज़ टू रेज इन ऑर्डर टू गेट फाइनेंस फॉर दिस पर्पज़। मतलब क्या है, देखिए जब भी आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, लोन लिया आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का, ठीक है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको, मतलब आपको कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है कि उस लोन को लेने के लिए आपको उसके बदले में कोई चीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो चीज़ होगी आपकी 180 की, ठीक है, या मैं रेट को बढ़ा देती हूँ कि मतलब आपको लोन क्या है, कम या ज़्यादा मिल सकता है मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा के या घटा के, ठीक है। देखिए किस तरीके से, दोबारा से पढ़ते हैं इसमें। मार्जिन रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ लोन अमाउंट विच इज़ नॉट फाइनेंस्ड बाय द बैंक, और इन अदर वर्ड इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लोन विच अ बोरोअर हैज़ टू रेज in order to get finance for his purpose. A change in a margin implies a change in the loan size. This method is used to encourage the credit supply for the needy sector and discourage it to the non-necessary sector. This can be done by increasing margin for the non-necessary sector and by reducing it for other needy sector. For example, if the RBI feels that more credit should be allotted to agriculture sector, then it will reduce the margin required and even 80 to 90% लोन कैन बी गिवन। मतलब एक तरीके से आपको लोन लेना है, 10 लाख का, 20 लाख का, तो उसके ऊपर एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आपको। उस सिक्योरिटी की वैल्यू को बढ़ा के और घटा के आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, मैं कह रही हूँ कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होगा कि अगर वो लोन ग्रांट करवा रहा है अपना मान लीजिए 10 लाख का, तो बंदे को क्या दे दो जी, आप 950 दे ही दो, ठीक है। तो इसमें अपने सिक्योरिटी कितनी की रखी जी, सिर्फ 50 की, ठीक है। तो ये सेक्टर था, इस सेक्टर को हम पैसा देना चाहते थे, लेकिन कोई सेक्टर ऐसा है जहाँ पर आप क्या चाहते हो, आप पैसे को रोकना चाहते हो, आरबीआई पैसे को रोकना चाहता है, तो वहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ना, जो आपको एज अ पैसा रखना पड़ता है लोन लेने के लिए, या आप सिक्योरिटी बोल दीजिए उस फॉर्म में रखनी पड़ती है। तो अब मान लीजिए उस सेक्टर को 10 लाख का लोन चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं देना चाहते, उस केस में हम क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। उसको 50 से बढ़ा के मैं सीधा 2 लाख रुपए कर देती हूँ, तो लोन कितना जाएगा जी, डिफरेंस 8 लाख रुपीज़, ठीक है। मतलब आप किसी तरीके क्या कर रहे हो, पैसे को रोक रहे हो, ठीक है। तो जहाँ आपको रोकने की ज़रूरत है आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करोगे, बढ़ा दो, जहाँ नहीं उसे कम कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्रेडिट रैशनिंग। इसका क्या मतलब होता है, सेंट्रल बैंक फिक्स क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड। क्रेडिट अमाउंट जितनी देनी है ना उसको फिक्स कर दिया जाता है। क्रेडिट इज रेशन बाय लिमिट द अमाउंट अवेलेबल फॉर ईच कमर्शियल बैंक। हर एक कमर्शियल बैंक को बता दिया जाता है कि आप कितना क्रेडिट जो है वो दे सकते हो। दिस मेथड कंट्रोल इवन बिल रीड डिस्काउंट को भी इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फॉर सर्टेन पर्पज अपर लिमिट ऑफ क्रेडिट कैन बी फिक्स्ड एंड द बैंक्स आर टोल्ड टू स्टिक टू दिस लिमिट। एक लिमिट बता दी कि आप इस लिमिट तक ही जो है वो लोन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो जनता को, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना। दिस कैन हेल्प इन लोअरिंग बैंक क्रेडिट एक्सपोजर टू अनवांटेड सेक्टर। अब इससे क्या होता है कि जब आप लिमिट कर दोगे तो वो बैंक क्या होंगे, पैसा ऐसे सेक्टर्स को नहीं दे पाएंगे जो अनवांटेड हैं, ठीक है, जिसे आप नहीं दिलवाना चाहते। अब पैसा ही उस लिमिट तक कर दोगे तो वो लोग क्या करेंगे, हर एक सेक्टर को पैसा नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ मॉरल सोशन। इसमें क्या होता है, इट इम्प्लाइज टू pressure exerted by the RBI on the Indian banking system without any strict action for compliance of the rule। इसके अंदर एक प्रेशर, उसके अंदर तो लिमिट बना दी जाती थी क्रेडिट रैशनिंग के अंदर, इसमें लिमिट बना दी जाती थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, एक प्रेशर बना दिया जाता है हर एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कि आपको क्या करना है, इतना ही पैसा उधार देना है। इट इज़ अ सजेशन टू बैंक, एक सजेशन दे दिया जाता है। इट हेल्प इन रिस्ट्रेनिंग क्रेडिट
ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड में। अब पता है इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा फैल चुका है, हर चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई है सप्लाई से, कुछ रुकने पे नहीं आ रहा। तो क्या करेगा आरबीआई? बैंक को बोलेगा भाई तू अंडर प्रेशर है, तेरे को पैसा नहीं देना अब किसी को भी, कोई भी तेरे पास आ जाए, तू क्या कहेगा? तू सीधा यही मना करेगा कि नहीं, आपका लोन जो है वो ग्रांट नहीं हो सकता। Commercial banks are informed about the expectation of the central bank through a monetary policy. Under moral suasion, central bank can issue क्या कर सकता है वो? डायरेक्टिव, गाइडलाइंस और सजेशन फॉर द कमर्शियल बैंक रिगार्डिंग रिड्यूसिंग। मतलब एक तरीके से वो उसको बता देगा कि तू मेरे प्रेशर में भी, और प्लस ये तेरे लिए डायरेक्टिव है, ये तेरे लिए रूल्स हैं, ये गाइडलाइंस है, इसको तू फॉलो कर, और तेरे को पैसा नहीं देना, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है हमारे पास कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव। ये भी सेम वही चीज़ होगी। अंडर दिस मेथड द सेंट्रल बैंक इशू फ्रिक्वेंट डायरेक्टिव टू द कमर्शियल बैंक। दिस डायरेक्टिव गाइड्स कमर्शियल बैंक इन फ्रेमिंग देयर लैंडिंग पॉलिसी। थ्रू अ डायरेक्टिव द सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट स्ट्रक्चर। अब किस को किस तरीके से देनी है, किस की क्या लिमिट है, वो तय कर देता है इसके अंदर, डायरेक्टिव के अंदर। आरबीआई इशू डायरेक्टिव टू कमर्शियल बैंक फॉर नॉट लैंडिंग लोन्स टू द स्पेक्यूलेटिव सेक्टर सच एज सिक्योरिटीज एक्सेट्रा बियॉन्ड अ लिमिट। बता देगा कि ये सेक्टर है। देखो एकदम से तो किसी को ये नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते ना कमर्शियल बैंक कि तू ये काम कर रहा है भाई मैं तेरे को पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आरबीआई क्या करेगा? डायरेक्टिव बना के दे देगा कि लोन तो देना है, मना तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आपको एक लिमिट दे दी गई है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा इस बंदे को, इस सेक्टर को पैसा नहीं दोगे। वो किसके थ्रू करेगा? वो डायरेक्टिव्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपके पास डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में अभी देखिए जो पीछे वाला हमने पढ़ा था, ये वाला जो मैंने बताया था आपको मोरल, इसमें दबाव बनाया जाता है लेकिन कोई बिना किसी एक्शन लिए। अब इसके अंदर क्या होता है? अंडर दिस मेथड द आरबीआई कैन इम्पोज एन एक्शन अगेंस्ट अ बैंक इफ सर्टेन बैंक्स आर नॉट अधेरिंग टू द आरबीआई डायरेक्टिव। अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, फिर भी पैसा दे रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगा? उस बैंक को, आरबीआई में रिफ्यूज़ क्रेडिट सप्लाई टू दोज बैंक, उनकी क्रेडिट सप्लाई कम कर देगा। सेंट्रल बैंक कैन पेनलाइज कर देगा उस बैंक को। एट लास्ट इट कैन इवन पुट अ बैन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक इफ डजंट फॉलो इट्स डायरेक्टिव एंड वर्क अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस तरीके से क्या करेगा? उस पर एक्शन भी ले सकता है, डायरेक्ट एक्शन। इसके थ्रू भी वो क्या कर सकता है? बैंक को बोल सकता है कि भाई तूने तो मानी नहीं मेरी, अब मेरे को मेरी चलाने दे, तू दे के दिखा, पैसा देगा कैसे, मैं देखता हूँ तेरे को, ठीक है। तो ये वो वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ये थे आपके क्या? क्वालिटेटिव वाले कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर आज हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? एक तो क्वांटिटेटिव में आपने पढ़ा एक तो रेट, बैंक रेट के थ्रू वो किस तरीके से करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन से किस तरीके से करेगा, और एक आपके जो रिजर्व रेशियोज थे CRR और SLR, उसके थ्रू किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, और कुछ आपके क्वालिटेटिव टूल्स थे उसकी हेल्प से भी किस तरीके से। आपने एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी कंडीशन को दूर करने के लिए पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा है या कम है, उसको देख के आरबीआई कैसा डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये थे आपके मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कीजिए। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।